नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अ, आई बटन में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज अब हम लोग मध्य प्रदेश के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल को पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा-सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे, है ना? समझ लेते हैं पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल क्या होते हैं। देखिए, आपको मैं सरल शब्दों में बताऊँ तो पुरातात्विक स्थल ऐसे स्थल होते हैं जिनका इतिहास लेखन से पहले की जो हैं। जैसे मान लीजिए मानव का इतिहास 5 लाख वर्ष पूर्व का हो सकता है ना? जब से अपन मान सकते हैं जैसे 3500 ईसा पूर्व से, या अपने सिंधु घाटी सभ्यता अपन मान लें तो ये है अपनी 2300 ईसा पूर्व से, है ना? तो उससे भी पहले की अगर हमको जानकारी लेना है तो उसके लिए पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। अपन ज़मीन के अंदर से जो कुछ भी चीज़ें, है ना? पुरानी चीज़ों को खोद कर निकाला जाता है, उनसे अध्ययन किया जाता है। उनके बारे में कहीं लिखा तो रहता नहीं, तो उसको अपन पुरातात्विक कहते हैं। ऐतिहासिक स्थल ऐसे कहलाते हैं जिनका कहीं न कहीं लेख लिखा रहता है, जो लिखित रूप से अपने पास उपलब्ध होता है, उसको अपन ऐतिहासिक स्थल कहते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के 2 शब्दों आर्कियोस तथा लाओगोस से मिलकर बना है। प्रथम का अर्थ है पुरातत्व तथा दूसरे का ज्ञान, है ना? इसका पुरातत्व और लॉगोस को ज्ञान। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान, पुराना ज्ञान, है ना? किंतु पुरातत्व शब्द का प्रयोग मात्र इस संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता, अपितु इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वही जो प्राचीन काल की कैसी उनकी रहन-सहन था, है ना? उनकी सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अपने यहाँ एमपी के पुरातत्वविद हैं, है ना? एचडी सांकलिया के शब्दों में पुरावेशों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं, है ना? पुरातत्व के अध्ययन को पुरावेशों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी कुछ विधियाँ जान लेते हैं। खनन, है ना? उत्खनन की 2 प्रमुख विधियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं। जैसे एक होती है लंबवत उत्खनन। ये पहले उत्खनन होता था, ये 20वीं शताब्दी से पहले, मतलब 1900 से पहले, सन 1900 ईस्वी से पहले के जो उत्खनन होते हैं वो लंबवत उत्खनन होते थे, है ना? उनमें इतना जानकारी नहीं उपलब्ध होती थी, और अब अभी भी होते हैं, लेकिन अब ये लंबवत उत्खनन बहुत ही कम होते हैं। अब क्षैतिज उत्खनन हो ज़्यादा होते हैं। लंबवत उत्खनन में क्या रहता है, जैसे कोई एक ये एरिया है तो इसमें छोटे-छोटे छिद्र किए जाते हैं और इनसे यहाँ उत्खनन किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती अपने को, है ना? लेकिन क्षैतिज उत्खनन में क्या होता है, जैसे ये एरिया अपनी हो गई तो इसको पूरे एरिया को उत्खनित कर दिया जाता है, तो इससे संपूर्ण जानकारी अपने को मिलती है। लेकिन लंबवत से संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। ये 2 विधियाँ हैं जो अ, उपयोग में लाई जाती हैं। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास अति प्राचीन रहा है, जहाँ पर आज भी पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट देखने को मिलते हैं, जिनमें पुरातन काल का इतिहास देखने को मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि मध्य प्रदेश का इतिहास अति प्राचीन रहा है। मध्य प्रदेश में अनेक पुरातात्विक स्थल हैं जो कि इस प्रकार है, अपन आगे देखेंगे इनको। अपन अब देखते हैं पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल। पिछले पीछे की वीडियो में मैं सब इनका बता दिया उनका अर्थ, जैसे पाषाण काल, है ना? ताम्र पाषाण काल। अभी थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। पाषाण काल वह काल होता है जब आदि मानव, है ना, पूरा मानव केवल अपने पत्थरों से उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन करता था। जैसे पत्थर के ही औजार बना लेता था, उसी से जो भी है पत्तियों को उसी से कुचल-कुचल के खाना, है ना? उसी से मवेशियों को भी मार के खाना, जो भी है वो सब उसका पत्थर से ही होता था, है ना? तो उसी काल से संबंधित है भीमबेटका। उसी काल के मानव अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाए जाते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपन देखेंगे अब। यह जिला रायसेन में स्थित है ना? कौन? भीमबेटका। यह प्रागैतिहासिक स्थल है ना? प्रागैतिहासिक मतलब जिसका लिखित विवरण नहीं हो, उसको प्रागैतिहासिक अपन कहते हैं। और जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो लेकिन अपन पढ़ ना सकें, उसको आद्य ऐतिहासिक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अपनी है ना? अगला पॉइंट है इसका सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किन किनकाइड ने 1888 के दौरान एक पत्र
के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया। इन्होंने भोजपुर के आदिवासियों से मिली जानकारी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल को एक बौद्ध स्थल के रूप में नाम दिया। इन्होंने क्या हुआ, ये भोजपुर के आदिवासियों से मिली जानकारी के अनुसार इन्होंने इसको बौद्ध स्थल करार दे दिया, क्योंकि उस समय तक केवल आदमियों को बौद्ध की अधिकांश चीज़ें मिलती थी, तो उसी से लोग को रिलेट कर पाते थे, उसके आगे सोच ही नहीं पाते थे। इनकी कोई गलती नहीं थी, ये भी वो उन्हें सोच पाए, है ना। सबसे पहले इन गुफाओं की खोज करने वाले पहले पुरातत्वविद श्री वी.एस. वाकणकर थे। इन उन्होंने कहा कि रॉक चट्टानों के बारे में 1957 में सरकार को सूचना दी, है ना। इन्होंने ही इन चट्टानों के बारे में सबसे पहले सरकार को सूचना दी थी, वी.एस. वाकणकर साहब ने। यहाँ से प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के साक्ष्य मिले हैं, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि इन चित्रों के उपयोग किया गया रंग वनस्पत था, जो कि समय के साथ साथ उजला होता चला गया। मतलब पेड़ पत्तियों के उपयोग करते थे, वनस्पति का उपयोग करते थे, नेचुरल चीज़ें थी वो। यहाँ पांडवकालीन गुफाएं तथा भित्तिचित्र के अनुभव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों का वर्णन है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ साक्ष्यों में से, जैसे कुछ ही पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें से इसका भी वर्णन आता है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, है ना। 1990 में इनको जानकारी मिली कि राष्ट्रीय महत्व का है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया। इसके बाद 13 साल बाद यूनेस्को भी इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने चित्रों को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। इसी से आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। आज से 30,000 साल पुराना। अपनी सभ्यता ही केवल 5,000 साल पुरानी है। सिंधु सभ्यता को भी अपन मानते हैं सबसे शुरुआत से, वो 5,000 ज़्यादा ज़्यादा मान सकते हो। 3,000 ईसा पूर्व से पहले, 2000 अपनाइए ईस्वी वाला, 5,000, है ना। अब कुछ और फैक्ट इसके देख लेते हैं अपन। ये इसके फैक्ट बहुत ही यहाँ कुछ इंटरनेट से कुछ बुकों से ढूंढने के बाद मिलते हैं मित्रों, है ना। आसानी से एक जगह कहीं नहीं मिलते, तो अपन एक बार इसको देख ही लेते हैं, भले वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। इस प्रकार की 7 पहाड़ियों में से एक भीमबेटका की पहाड़ी पर 750 से अधिक रॉक शेल्टर चट्टानों की गुफाएं पाई गई, जो कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। यहाँ 750 ऐसी अधिक रॉक चट्टानें हैं, उनमें से एक भीमबेटका भी है। यहाँ से अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, जिनमें प्राचीन किले की दीवार, शुंग वंश, गुप्तकालीन अभिलेख, लघु स्तूप, पाषाण काल में निर्मित भवन, संघ शंख के अभिलेख, परमारकालीन मंदिर के अवशेष सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है यहाँ की एक चट्टान, जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप में जाना जाता है। इस चट्टान पर हिरण, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा को चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य चट्टान में मोर, सांप, सूरज और हिरण की एक तस्वीर का चित्र अंकित है। अगला पॉइंट इसका, शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, रस्सी, सुअर के साथ चित्रित किया गया है। ये सब जो वहाँ चित्रकारी मिली है, आप लोग इंटरनेट में भी देखे होंगे, है ना। गूगल करके जरूर एक बार देखिएगा भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। इस तरह की और भी कई चट्टानें और गुफाएं यहाँ विद्यमान है। मतलब भीमबेटका के अलावा भी कई चट्टानें, जैसे अभी ऊपर ऊपर आपने पढ़ चुका है कि 750 लगभग थी, है ना। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी मौजूदगी के से हजारों साल पुराने कई रहस्यों का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुराने पत्थर की दीवार फर्श बने होने का प्रमाण मिलता है। दुनिया की, मतलब पूरे विश्व में प्रथम है ये। यहाँ के चित्रों को आंतरिक दीवारों पर गहरा बनाया गया है, मतलब आंतरिक दीवार वहाँ गहरा बनाया गया है। फिर ये भी मान लीजिए कि ये बाहरी दीवारें जो होती हैं उनमें, है ना, पर्यावरण का भी प्रभाव रहा होगा, है ना, और अंदर जो रही होंगी वो सुरक्षित रही, इसलिए ऐसा माना जा सकता है। सब अनुमान है ना। अगला अपना स्थल है, ये भी पुरातात्विक स्थल है, आदमगढ़, है ना। अपन ये पढ़ेंगे। केवल दो ही पुरातात्विक स्थल ऐसे हैं जो बहुत ही प्राचीन है, एक भीमबेटका और ये आदमगढ़, है ना। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे। यह जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश के 2 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश से, यहाँ से होना चाहिए, से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक कालीन मानव की क्रीड़ा स्थली रही है ना। यहाँ की प्रमुख विशेषता गुफा सरल चित्र है, जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं, है ना। यहाँ पर
आर.वी. जोशी तथा एम.डी. खरे के निर्देशन में सन 1960-61 में उत्खनन कराया गया है। फैक्ट है, इनको सबको आपने को याद करना पड़ेगा। यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। समझने लायक कम ही चीज़ें, केवल फैक्ट है, इनको अपन पढ़ लेंगे। उत्खनन से यहाँ पर पूर्व पाषाण युगीन औजार, हस्तकुठार, विहाड़ी विधारिणी, अंडिल, चक्रिक उपकरण, खुर्ची आदि प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अटपटे नाम हैं। इनमें से कुछ ही को अपने को अगर अपन हस्तकुठार याद कर लिए है ना, खुर्ची याद कर लिए, अंडी याद कर लिए, एक दो छोड़ भी सकते हैं अपन। अब अपन लोग देखेंगे ताम्र पाषाणकालीन स्थल, है ना। अब यहाँ पर मानव पाषाण पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग उसके साथ करने लगा, है ना। दोनों को मिक्सचर करके उपयोग करने लगा, है ना। तो इसका पहला स्थल है नवदा टोली। बहुत पढ़ते होंगे आप, ये तो अंडे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। नवदा टोली आप किस जिले में पाएंगे, है ना। तो अपन डिटेल में जब पढ़े रहेंगे तो याद रहता है। अगर फैक्ट फैक्ट पढ़े एक लाइन वाला तो भूल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नवदा टोली को पढ़ाना। जिला खरगोन के महेश्वर में नवदा टोली स्थान से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से झोपड़ीनुमा मिट्टी के घरों का साक्ष्य मिला है, जो चौकोर, गोल या आयताकार होते थे। इसका ताम्र पाषाणिक अस्तित्व 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यहाँ से चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, काला लाल मृदभांड, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार के साथ विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य मिलते हैं। यह सुनियोजित नगर था। इतने फैक्ट अपन इसमें बिल्कुल जरूरी फैक्ट हमने रखा है इसमें नवदा टोली में, बहुत ही जरूरी है ये एक बुक में आपको मिलेंगे भी नहीं, आपको कई सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, तब इतने फैक्ट ये इकट्ठा होते हैं। हमको कई दिन लग गए मित्रों इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मन नहीं मान रहा था, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक अपने आप को ना लगे तब तक अपन वीडियो बनाते नहीं हैं। अगला हम लोग देखेंगे नागदा। यह से उज्जैन जिले से उज्जैन जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में नर्मदा नदी तट पर स्थित था। इस ताम्रपाषाणकालीन बस्ती से भी मृदभांड और लघुपाषाण के अस्त्र मिले हैं। लघुपाषाण मतलब छोटे पत्थर, है ना, छोटे पत्थरों के अस्त्र मिले हैं। लघुपाषाण का मीन्स हुआ छोटे पत्थरों के अस्त्र मिले हैं। यहाँ अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र अपन उनको कहेंगे मित्रों जिनको हाथ से पकड़ के चलाया जाएगा। शस्त्र ऐसी चीज होगी जो छोड़ के चलाई जाए, जैसे तीर और धनुष। तीर को धनुष से छोड़ दिया जाता है तो उसको अपन अस्त्र कहेंगे, है ना। जिसको हाथ से छोड़ा ना जा सके उसको अस्त्र। तो अगला अपन इसका पॉइंट देखते हैं। यहाँ चंबल घाट के तट पर कई टीले, उनमें से 90 फीट ऊंचे 90 फीट ऊंचे इस टीले के उत्खनन से प्रारंभिक लौह संस्कृति के औजार प्राप्त हुए हैं तथा लौह लौह के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लौह संस्कृति भी चालू हो जाती है अपनी। नागदा उज्जैन का प्राचीन शहर, कभी रावल नागादित्य की राजधानी थी। ये रावल नागादित्य राजा होते हैं, उनकी राजधानी भी रही है। उज्जैन के निकट चंबल नदी के किनारे बसे इस स्थल में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के स्थान प्राप्त हुए, जिसका उत्खनन आर बनर्जी द्वारा 1956 55-56 में किया गया। यह वर्तमान में एक छोटा सा गांव बचा है। ये एक छोटा सा गांव है, वर्तमान स्थिति इसकी ये है। अब अपन कायथा के बारे में देखेंगे। भेरी भेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कायथा। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर पुरातात्विक स्थलों की बात की जाए तो कायथा इनमें से एक है, महत्वपूर्णों में से महत्वपूर्ण। यह उज्जैन के तराना तहसील का एक गांव एवं पुरा स्थल है, जो उज्जैन से लगभग 15 मील, है ना, 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध नदी के दाहिने तट पर काली मिट्टी के मैदान में स्थित है। मतलब ये मालवा में स्थित है, इसलिए काली मिट्टी के मैदान में स्थित है। यह ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण का मुख्य स्थल है ना। ताम्रपाषाण अगर सभ्यता का मुख्य स्थल माना जाए मध्य प्रदेश में यही है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में औजार और कोई भी चीज़ है, पुरातात्विक औजार मृदभांड कोई भी चीज़ है तांबे के सबसे ज़्यादा यहीं से मिले हैं, इसलिए इसको प्रमुख माना जाता है। इसके खोज का श्रेय विष्णु श्रीधर वाकड़कर को जाता है, जिन्होंने इसको सन 1964 में खोजा। एक एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह
कायथा जो है बारामीर की जन्म भूमि भी रही है। बारामीर है ना, अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री में बारामीर के बारे में, इंडियन हिस्ट्री में। यह यहाँ पर मृदभांडों से लेकर शुंगकालीन तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला अपन पढ़ेंगे एरन। एरन यह सागर जिले से 47 मील उत्तर पश्चिम की ओर एरन नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भारत में सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन 1960-61 में कृष्णदत्त वाजपेयी के मार्गदर्शन में उत्खनन कार्य कराया गया। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर यहाँ बसी सभ्यता को 4 कालों में विभाजित किया गया है, मतलब 4 कालों से संबंधित है। अब अपन लोग देखते हैं डांग वाला। ये पुराना नहीं था, ये इसकी भी कुछ सालों के अंदर खोज हुई है ना। इसको अपन कई बुक में मिलेगा भी नहीं है ना। ये नया पुरातत्व स्थल है जो भी खोजा गया है, अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। ये उज्जैन के निकट स्थित है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर परमार काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह ये पुरातात्विक स्थल भी हो गया है ना, और ऐतिहासिक भी हो गया, दोनों हो गया। ये परमार से संबंधित मतलब इसका इतिहास में भी वर्णन है ना, लिखित में, और 2000 ईसा पूर्व से संबंधित है, इसलिए ये पुरातात्विक भी हो गया। अगला है अपना, यहाँ से प्राप्त सामग्री ताम्रपाषाण कालीन है। सामग्रियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के अलावा पक्की मिट्टी की वृषण मूर्ति तथा तस्तरियाँ और हिरण, सांभर, बैल की हड्डियाँ एवं अनाज के अवशेष मिले हैं। वृषण मीन्स बैल। यहाँ से यज्ञशाला, हवन, ब्राह्मी मुद्रा, हवन सामग्री है ना, ब्राह्मी मुद्रा, गुप्तकालीन मुद्रा और मूर्ति मिली है। अगला अपना है आवरा मंदसौर। यह पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल मंदसौर जिले में स्थित एक गांव है। ये भी पुरातात्विक भी है और ऐतिहासिक भी है, मतलब इसकी पुरातात्विक खोजें भी है और इतिहास में वर्णन भी है इसका। यहाँ से ताम्रपाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, ताम्रपाषाण से भी है और गुप्त के भी। गुप्त मतलब लिखित मिल गया। यह स्थल 6 कालों से संबंधित रहा है। अब ये 6 कालों से संबंधित रही, इसकी इंपॉर्टेंस समझी जा सकती है। पहला है पाषाण काल से, दूसरा ताम्रपाषाण काल से, मतलब 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है ना। तीसरा 500 से 100 ईसा पूर्व तक। चौथा 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। पाँचवा 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। छठवां 600 से उत्तर मध्यकाल के मुस्लिम मराठा काल तक। ये इतना एक होता है कोई स्थल कि उसका एक कालखंड में विशेष महत्व रहा, फिर अगले कालखंड में उसका महत्व कम हो जाता है ना। लेकिन इसका लगातार कालखंड, हर कालखंड में इसका महत्व बराबर बना रहा, इससे इसका महत्व समझा जा सकता है। इसका अपना अगला पॉइंट देखेंगे अपन। यहाँ से पाषाणकालीन उपकरण, ताम्र पाषाण युग के मकान, पशुओं की हड्डियों, तांबे की कुल्हाड़ी और मृदभांड मिले हैं जो नवदा, टोली, नागदा के समकालीन हैं। यहाँ से ईसा पूर्व 500 से 100 ईसा पूर्व तक के जले हुए मकानों के अवशेष, 300 से 100 ईसा पूर्व के अनेक लोहे के उपकरण, मूर्ति, हांसियाँ, छेनी, कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की वस्तुएं, आहत सिक्के तथा मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला इसका पॉइंट है, संभवतः यह स्थान उस समय आवरा नाम से जाना जाता था, फिर ये आवरा हो गया। थोड़ी सी बोलने में फिर अंतर आ ही जाता है समय के अनुसार, तो पहले इसका आवरा कहते थे। रोमन सभ्यता से संपर्क के प्रमाण मिले हैं। 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक के उत्तर क्षत्रप काल से संबंधित अवशेष मिले हैं। अनेक प्रकार के विद्वान, मूर्तियाँ, खिलौने मिले हैं। इसके बाद सीधे सल्तनत कालीन सिक्के और अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद फिर सीधे सल्तनत काल में आता है, 500 ईसा पूर्व के बाद, ईस्वी के बाद। बीच के कुछ अवशेष नहीं मिलते बीच के काल के। ये 600 700 800 इतने सीधे 1200 ईसा पूर्व तक पहुँच जाता है, ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 500 से फिर ये 7 8 9 10 की नहीं, सीधे 1200 ईस्वी में पहुँच जाता है इसका जो अवशेष मिले हैं इसके। अपन अगला देखते हैं खेड़ी नामा। अगला ऐतिहासिक स्थल अपना खेड़ी नामा। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई के दौरान 3500 वर्ष प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। होशंगाबाद में स्थित है, ये महत्वपूर्ण है कि होशंगाबाद में स्थित है और 3500 वर्ष पुराना ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अपन अब आ जाते हैं ऐतिहासिक स्थल, इनका
मतलब लिखित रूप से कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला है ना। अभी अपन देख रहे थे पुरातत्व के आधार पर वहाँ से जो मिले उसके उनकी कार्बन डेटिंग या अन्य विधियों के द्वारा गणना उनके काल निर्धारण हुआ, लेकिन अभी जो देख रहे हैं अपन, जैसे बुद्ध की कोई मूर्ति मिल गई है ना, तो बुद्ध के समय काल से उसको रिलेट कर लिए। लेकिन अभी ये ऐतिहासिक स्थल अपन देखेंगे, उनमें पहला ऐतिहासिक स्थल अपन है ग्यारसपुर। यह ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर जिले में स्थित है। 10वीं शताब्दी के लेख मिले हैं जिसे शिवगढ़, चामुंडराय तथा महेंद्रपाल के नामों का उल्लेख मिलता है, उसमें उल्लेख मिलता है। देखिए अभी लिखने की बात आने लगी, शिलालेख है ना। यहाँ पर अठर अठरखंडा ब्रज मठ, मौलवी मंदिर, बौद्ध स्तूप, हिंडोला, तारिणा, तारिका प्रमुख स्मारक हैं। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। इसमें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। अगला अपन देखेंगे इंद्रगढ़, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यह मंदसौर जिले का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर सन 1958-59 में उत्खनन कार्य कराया गया। इस स्थान से स्तंभ, तोरण, लक्ष्मी वाराह, विष्णु वाराह, नंदी, भैरव, पार्वती की प्रतिमाएं मिली हैं। ये आती है व्यापम अपने पीवी एग्जाम में, ये चीज़ें आती हैं। लक्ष्मी वाराह मंदिर कहाँ है, स्तंभ, तोरण, ये जो अपने एग्जामों में क्वेश्चन इतिहास से बनते हैं ना, तो यही पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल जो महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण नहीं रहते, जिनका एक महत्व रहता है, जो बहुत पुराने रहते हैं, फिर किसी राजा विशेष से संबंधित रहते हैं, वही आते हैं। अपन अगला इसका पॉइंट देखते हैं। इस स्थान से राष्ट्रकूट शासक क्षत्रप के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्षत्रप का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अपन बताएंगे इंद्रगढ़ से। राष्ट्रकूट शासक के राष्ट्रकूट शासक के इंद्रगढ़ शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख है ना। प्राप्त अवशेष संभवतः 8 से 10 शताब्दी के हैं। अगला अपन देखेंगे भरहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह ऐतिहासिक स्थल सतना जिले में स्थित है। यह शुंगकालीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। आज इसके अवशेष मात्र बचे हैं। भरहुत और सांची के शिल्प कला में बहुत साम्यता अर्थात समानता है। सांची और भरहुत के जो सांची के जो स्तूप है ना, वो दोनों में साम्यता है। जैसे सांची में भी जो स्तूप है उसको भी जो कला है, उसकी वास्तुकला और इसकी दोनों की लगभग लगभग एक जैसे हैं। दोनों राजा भी वही थे, शुंग से उससे भी संबंधित है वो भी दोनों, इसीलिए उसका भी जीर्णोद्धार वगैरह शुंगों ने कराया था ना, स्थापना तो नहीं लेकिन जीर्णोद्धार कराया था। अपन अगला देखेंगे कसरावद। हाँ, कसरावद देखेंगे अपन। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी निवाड़ अर्थात खरगोन जिले के कसरावद नगर के समीप स्थित है। यहाँ पर 1936 ईस्वी में श्री VR कारंदीकरण के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। कसरावद नगर महेश्वर से 6 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इकवाडी या दूतवाडी, ये दोनों नाम से जाना जाता है। कहीं आप किसी बुक में आपको इससे मिले, कहीं ये मिलेगा, है ना, तो मैंने दोनों लिख दिया है। नामक टीला स्थित है जहाँ खुदाई में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ उत्खनन में बौद्ध स्तूप, निवास गृह, सिक्के, पत्थर की बनी वस्तुएं, शिलालेख, मृद भांड के अवशेष एवं 11वीं शताब्दी की गोविंद अंबिका की प्रतिमा आदि वस्तुएं मिली हैं, है ना। इतनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। त्योंथर, यह पूरा स्थल रीवा जिले में स्थित है। यहाँ की गई खुदाई में बौद्ध कालीन अवशेष तथा ईसा पूर्व 3री एवं 4वीं सदी में नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ये है अपना उत्तर प्रदेश जाते समय मिलता है ये त्योंथर, रीवा जिले में स्थित है। अगला अपन देखेंगे पवाया। पवाया ग्वालियर जिले के दक्षिण पश्चिम में 55 किलोमीटर दूर सिंध तथा पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ यहाँ पर प्राचीन पद्मावती नगरी के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि इसका प्राचीन नाम पद्मावती था, है ना, उस साक्ष्य मिलने के कारण। महाकवि भवभूत ने माधव नाटक में इस नगर का वर्णन किया है। इस स्थल से विष्णु प्रतिमा, सूर्य स्तंभ तथा यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इतनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला हम देखेंगे पुरातात्विक स्थल या ऐतिहासिक स्थल। यह ऐतिहासिक स्थल भूमरा सतना जिले में स्थित है। यह गुप्त कालीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अपन इसको पढ़ ही लेते हैं, है ना, एक वीडियो में रहेगा तो अच्छा रहेगा। दसपुर, है ना, अगला अपना ऐतिहासिक स्थल है दसपुर। यह मंदसौर जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख यहाँ से मिला है, जिसमें लाट देश गुजरा के रेशम व्यापारियों के दसपुर में आकर बसने और एक सूर्य मंदिर निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है। जब ये लाट देश के रेशम व्यापारी यहाँ आए थे और सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था।
दसपुर का भी रेशम मार्ग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रेशम का से संबंधित है ये दसपुर। अगला अपना है त्रिपुरी, थोड़ा सा और है ना, छोटे छोटे हैं, अब पुरातात्विक स्थल जल्दी हो जाएंगे। त्रिपुरी जबलपुर से 9 मील की दूरी पर देवरग्राम से लगी प्राचीन नगरी त्रिपुरी। त्रिपुरी के भग्नावशेष विद्वान है, मतलब अब ये जीर्ण शीर्ण हो गई है। यहाँ पर हरियागढ़ टीले पर किए गए उत्खनन से 1000 ईसा पूर्व बस्ती होने के साक्ष्य मिले हैं, 1000 ईसा पूर्व पुरानी बस्ती होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी लघु पाषाण तथा चित्रित मृद्भांडों का उपयोग करते थे। यह कलचुरी राजाओं की राजधानी था। यहाँ कांग्रेस का सन 1939 ईस्वी का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। वही अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित किया था, और सुभाष चंद्र बोस विपक्ष से लड़े थे और सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई थी। हालांकि फिर सुभाष चंद्र बोस भी बाद में, है ना, इस्तीफा दे दिया था। वो फिर हिस्ट्री का विषय हो जाएगा, है ना, इंडियन हिस्ट्री का, अपन उसमें भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसलिए हमने जिक्र कर दिया। जूना एयरवास, यह ऐतिहासिक स्थल उज्जैन जिले में स्थित है। यहाँ की गई खुदाई में लगभग 3000 वर्ष प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है। 3000 वर्ष प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तादौल, यह ऐतिहासिक स्थल उज्जैन में स्थित है। आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि उज्जैन में बहुत ही ज़्यादा पुरातात्विक स्थल और ऐतिहासिक स्थल दोनों मिले हैं। यहाँ की गई खुदाई में लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर प्राप्त हुआ है। उज्जैन का महत्व आदिकाल से ही है। फिर अगला है जटकारा, थोड़ा और बचा है मित्रों, बस थोड़ी देर में वीडियो बंद खत्म हो जाएगा अपना। यह खजुराहो जिला छतरपुर में स्थित स्थल है। यहाँ भारतीय पुरातत्व द्वारा सर्वेक्षण के दौरान की गई खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। ये छतरपुर में स्थित है, खजुराहो छतरपुर में। खलघाट, यह पूरा स्थल धार जिले में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पीतनगर, यह ऐतिहासिक स्थल खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ से लगभग 2500 वर्ष प्राचीन बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। निन्नौर गांव, यह ऐतिहासिक स्थल सीहोर जिले में स्थित है। यहाँ की गई खुदाई में गुप्तकालीन वास्तुकला एवं नगर व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है ओरछा, राजा रुद्र प्रताप द्वारा ओरछा बसाया गया था, है ना। जुझारू देव यहाँ के उल्लेखनीय शासक थे। यहाँ में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ शासक थे। हिंदी महाकवि केशव का संबंध यहीं से था, इन्हीं के राज दरबार में रहते थे केशव। अगला है अपना पिपरिया, यह ऐतिहासिक स्थल सतना जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। यह मंदिर भोमरा में स्थित गुप्त शैली का है। गुप्त शैली जैसे भोमरा का है, उसी तरह इसकी भी शैली है। फिर बिलावली, यह ऐतिहासिक स्थल देवास जिले के उत्तर पूर्व में काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन से आहसिक एवं मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। यह अपना देवास में स्थित है। बेसनगर, यह विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ 1910 ईस्वी में श्री एच लेक के नेतृत्व में सर्वप्रथम खाम बावा में उत्खनन कराया गया। खाम बावा वहीं स्थित है। उत्खनन में मिट्टी के बने मनुष्य तथा पशु पक्षी की आकृतियाँ, खिलौने, शंख आदि प्राप्त हुए हैं। भोजपुर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, राजा भोज से संबंधित, है ना। यह ऐतिहासिक स्थल भोपाल के निकट स्थित है। यहाँ राजा भोज द्वारा बसाया गया प्राचीन नगर है ना। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर अभी भी बचा हुआ है, जिसका शिवलिंग भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। महत्वपूर्ण ये है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है। बुरहानपुर, यह मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था तथा खानदेश की राजधानी था। बाद में मुगलों द्वारा विलय कर लिया गया, है ना। यह सूती कपड़े का प्रमुख केंद्र था, है भी। अगला अपन पढ़ेंगे अजयगढ़, बस थोड़े से और बचे हैं। अजयगढ़, यह चंदेलों का प्रमुख नगर था जो अपने किलों के लिए विख्यात था। चंदेल शासक परमार्दी देव के बनाए हुए मंदिर और सरोवर भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अगला है अपना इंदौर, बस ख़त्म ही है इंदौर। यह होलकरों की राजधानी था। रानी अहिल्या यहाँ की प्रसिद्ध
शासिका थी, होलकरों के महल दर्शनीय हैं। तो मित्रों इस तरह से अपना ये आज मध्य प्रदेश के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल पढ़ लिए हम लोग, है ना। अपन वीडियो छोटा ही बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, वीडियो बन ही जाता है बड़ा, क्योंकि जो चीज़ों का वहाँ जिक्र होता है फिर उससे संबंधित बताना भी उचित रहता है ना। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा है ना, कमेंट के द्वारा बताइए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल। गुड नाइट। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।